Hello everyone, today we are going to continue our topic hydrocarbons. So we'll be doing today alkanes and the nomenclature of alkanes. देखिए एल्केन्स में मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले तो ये हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आपको बताया था कि वो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स में जो हम एल्केन्स पढ़ते हैं तो एल्केन्स हम किनको बोलते हैं? तो बेसिकली एल्केन्स के लिए हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स बोलते हैं। अब क्या सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन होते हैं? तो बिल्कुल, वो आपके उसमें साइक्लिक भी आ जाएंगे और एसाइक्लिक भी आ जाएंगे। मतलब ऐसे जो कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम एसाइक्लिक बोल देते हैं। एसाइक्लिक में आगे आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और आपका CH3 है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोपेन, जो कि एक तरह का क्या है? एक तरह का ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। और इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से हम करते हैं वो मैं फिर आपको इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ए साइक्लिक हो गया और दूसरा मैंने आपको बताया भाई साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक हम बोलें तो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं। अब ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो इट इज़ साइक्लोहेक्सेन, दैट इज़ क्लोज चेन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं। क्या आते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम ए साइक्लिक की बात कर रहे हैं यानी सिर्फ ऊपर वालों की, तो इनका एक और नाम भी होता है। इनको हम जो है पैराफिन्स भी बोल देते हैं। अब इनको हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली में अनरिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएजेंट। रिएजेंट जैसे कि हम कोई एसिड लें, बेस लें, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट लें, तो उनकी तरफ ये अनरिएक्टिव होते हैं। तो ए साइक्लिक को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव, रिलेटिवली अनरिएक्टिव टूवर्ड्स मोस्ट रिएजेंट्स, टूवर्ड्स मोस्ट रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स कौन कौन से आपने यूज़ कर लिए कि एसिड या कोई बेस हो सकता है या ऑक्सीडाइजिंग या कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपके पैराफिन्स जो हैं जिनको हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। बट अगर हम बात करें कि क्या ये फिर कोई रिएक्शन करते ही नहीं, नहीं रिएक्शन करते हैं, बट फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रास्टिक कंडीशंस लेकर चलनी पड़ेगी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ड्रास्टिक कंडीशंस? इट मीन्स अगर नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते तो मे बी हाई टेम्परेचर आप कर दें, ठीक है, हाई प्रेशर आप कर दें, ठीक है, तो तब ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं जिनमें कुछ रिएक्शंस आती हैं जैसे कि एग्जांपल हेलोजिनेशन। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। हेलोजिनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन हो गई। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलते जाएंगे तो सारी की सारी रिएक्शंस आगे चैप्टर में आने वाली हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो अभी तो बेसिकली हल्का सा इंट्रो हमने किया। अब देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन्स। द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो देखिए अब हम बात करेंगे आपका IUPAC सिस्टम का। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये आपका IUPAC सिस्टम। इसमें हम इन्हें क्या बोलते हैं? सो इन्हें हम एल्केन्स बोलते हैं। अब इनका नाम एल्केन्स क्यों कहा गया है? तो देखिए एल्केन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जनरल फार्मूला जो है, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका जनरल फार्मूला जो है
वो आपका ये बन जाएगा, यानी CnH2n+2। तो इस तरह के कंपाउंड्स को, कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा n क्या हो सकता है, n कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर तो वैसे लास्ट टाइम भी थोड़ा सा आपको बताया था ऑर्गेनिक में भी। ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, तो देखिए इसका यूज़ क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स, अब मैं यहाँ पर देखिए लेकर चलता हूँ तो इसके हिसाब से हम इनको क्या नाम देते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हम यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला, हम फार्मूला बनाएंगे, यानी CnH2n+2 करके। ठीक है। और तीसरा फिर आपका आ जाएगा भाई आयु पैक नेम क्या है इस कंपाउंड का। जैसे कि पहले मैं लेकर चलता हूँ, नंबर ऑफ़ कार्बन 1 कर लिए, अब 1 करने पे एक कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 + 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। इसको हम नाम देते हैं मीथेन। ठीक है। फिर अगर मैं N2 ले लेता हूँ, तो N2 के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 2 आपका C2 और H 2 ^ 4 + 2 6 बन जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं इथेन। ठीक है। वैसे ही आप अगर 3 पुट कर लेते हैं तो C3 और H 3 ^ 6 + 2 8, C3H के 8 के लिए आपका बन जाता है प्रोपेन। ठीक है। ऐसे आप और नाम देख सकते हैं, वैसे तो इतने ज़्यादा नाम एग्ज़ाम में नहीं आते, बट एक्चुअली अप टू कुछ तक आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं कुछ कॉमन कॉमन नेम बता देता हूँ बीच में, जैसे 4 के लिए C4H10 आप बोल देंगे इसको ब्यूटेन। ठीक है। 5 के लिए आप जानते ही हैं, 6 के लिए भी आप जानते हैं, 5 के लिए होता है पेंटेन। ठीक है। और 6 के लिए होता है हेक्सेन। फ़िलहाल के लिए इतना ही मैं आपको बता देता हूँ, C5H12, और 6 के लिए हो जाएगा आपका C6 and H14, दैट इज़ हेक्सेन। ठीक है। वैसे फर्दर ये चलता रहेगा, हेप्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन। ठीक है। ऐसे चलते रहेंगे आपके। तो फिलहाल कुछ आपको मैंने बता दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पर्पस क्या होता है, देखिए पर्पस ये होता है कि बेसिकली हम इस हिसाब से वी कैन नेम एनी कंपाउंड। अब देखिए जब भी आप किसी कंपाउंड को नेमिंग करते हैं तो देखिए नेमिंग का हमें थोड़ा सा पहले भी आइडिया है, क्योंकि इससे पहले वाले यूनिट्स में हमने पढ़ी हुई है हाउ टू डू द नेमिंग। तो अभी कुछ कंपाउंड्स लेते हैं एंड वी ट्राई टू डू द नेमिंग, विल टेक फ्रॉम द एनसीईआरटी। लिए फिर हम कुछ आयुपैक नेम्स लिखते हैं कुछ कंपाउंड्स के। तो ये अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें नेमिंग करनी है वैसे आयुपैक सिस्टम के हिसाब से। तो आयुपैक नेम्स हम लिखने जा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमें पहला जो है वो कंपाउंड मिल जाता है, दैट इज़ CH3 होल थ्राइस, साथ में C है, देन कम्स CH2। ठीक है। फिर साथ में है C, फिर है आपका CH3 होल थ्राइस। यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लूँ तो क्या बन जाएगा, देखिए एक C है, एक C में यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका CH2 ग्रुप, फिर आ जाएगा C ग्रुप, इसमें दोबारा से CH3 CH3 CH3। तो आपको पता ही है हमने क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। ठीक है। अब चाहे आप राइट से यूज़ कर लो चाहे लेफ़्ट से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2 पे आएगा, ये 3, ये 4 पे आएगा। और मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये 2 पे आएगा और ये वाला कार्बन 4 पे आएगा। तो जहाँ मर्जी से यू कैन डू। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 1 कार्बन, इसको 2 नाम दे दिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि देखिए 2 पे क्या लगे हुए हैं, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं CH4 को जो है वो मीथेन बोलता हूँ, ठीक है,
तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो CH3 ये ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, ये आपका मिथाइल ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे ही CH3 देखिए लगे हुए हैं, तो 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं और 4 पे भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो व्हाट वी कैन नेम, हम इसका नाम लिख सकते हैं कि ये बन गया आपका 2244। ठीक है, 2 पे क्योंकि 2 लगे हुए हैं तो आपको 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 2244। फिर आपके 4 मिथाइल ग्रुप हो गए तो टेट्रा, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन आपको पता है 5 कार्बन की है तो पेंटेन। तो इस तरह से आपने आईयूपैक नेम लिख दिया, 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। इन द सेम वे अगर हमको क्या करना है, अब हम देख लीजिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं आपका, जैसे CH3 होल ट्वाइस है, ठीक है, C है, साथ में C2H5 और होल ट्वाइस है। तो इसको कंपाउंड को किस तरह से हम नेमिंग करते हैं, देखिए ज़रा। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं आपके, एक तरफ तो लगे हुए हैं 2 CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये जो 2 CH3 ग्रुप है वो हम लगा देते हैं, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। और साथ में देखिए क्या है, C2H5 के 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक हमने यहाँ लगा दिया C2H5 को। C2H5 को ओपन करके लिख देते हैं, यानी इथाइल ग्रुप है ये, तो CH2CH3। और ऐसे एक इधर लगा देते हैं आपका CH2CH3। ठीक है, ऐसे ये लगा हुआ है। तो अब ऐसे आपका बन गया। अब सबसे पहला आपको स्टेप जानते ही आप, हम क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चलूँगा तो 1 2 3 4, यहाँ से चलूँगा तो 1 2 3 4, यहाँ से चलूँगा तो 1 2 3 4 5। अब मेन बात है कि यहाँ से आऊँ मैं कि यहाँ से आऊँ। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 नंबर पे कार्बन आएगा। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2 3 नंबर पे कार्बन आएगा। तो ये कार्बन तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो जहाँ मर्जी से यू कैन डू द नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग आप जहाँ मर्जी से कार्बन के लिए नंबरिंग कर दीजिए, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो फटाफट से हमने नंबरिंग कर दी। अब ये जो तीसरा कार्बन है इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप के लिए 2 के लिए डाई यूज़ कर लेंगे, और 3 3 2 बार लिखना पड़ेगा हमें। तो 3 3, उसके बाद डाई मिथाइल। अब देखिए ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही हमने नेमिंग की है। साथ में लॉन्गेस्ट 5 है तो यहाँ भी अगेन पेंटेन आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देखिए पहले हमें क्या था, पहले हमें जो था स्ट्रक्चर फार्मूला दिया होता, हमने क्या किया, हमने उसका नाम लिखा। अब हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम ही लेकर चलेंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, कि आपको नेम दिया होगा और आपको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। तो अब हमें क्या करना है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। नाम हमें दिया हुआ है 3 4 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, चार चीज़ें लगी हुई हैं। क्या चार में क्या लगा हुआ है, इट इज़ टेट्रा। टेट्रा यानी चार, चारों लोकेशन पे सेम जो है आपके ये ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, और साथ में हेप्टेन। ठीक है, ये हमें करना है। तो इसको करने के लिए अब देखिए हम पीछे से चलते हैं। जब हम वो चीज़ करते थे तो उसमें पूरा करने के बाद स्टेप्स तो वही चलते थे आपके। उसमें पहले अगर हमें नाम लिखना होता था तो हम पहले एक पैटर्न फॉलो करते थे, तो वैसे इसमें भी एक पैटर्न फॉलो करेंगे, इसमें पीछे से चलेंगे। पहले तो हेप्टेन, हेप्ट बोले तो आपका 7 कार्बन की चेन बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लिखना चाहते हो, नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग भी करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब होता है कि स्टेप्स तो इसमें भी वैसे से ही होते हैं कि पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही बनानी है। उसके बाद देख लो, अब टेट्रा मिथाइल यानी 4 मिथाइल ग्रुप लगेंगे। कहाँ कहाँ, एक 3 पे, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया 3 पे। ठीक है, 4 4 यानी 4 4 पे 2 लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और एक लग रहा है आपका 5 यहाँ पर। तो क्या बन गया आपका, ये हमने कर दिया कि इट इज़ 3 4 4 5
टेट्रामिथाइल हेप्टेन। अब जो बच गए वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, यहीं तक नहीं छोड़ना। अब यहाँ पे जो है हर एक कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, एक बॉन्ड यहाँ बन चुके हैं तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इसके 2 पहले बन चुके हैं तो 2 बाकी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे 3 बन चुके हैं तो एक प्लेस रह गई। यहाँ पर चारों ही बन चुके हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पर 3 बन चुके हैं तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर 2 बन चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर एक बन चुका है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि 4 आपको जो है वो बॉन्ड जो है कार्बन के कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है और आपको फटाफट अपना कंपाउंड बना देना है। तो एक क्वेश्चन और हम लेकर चलेंगे जो कि एनसीईआरटी में से ही है, कि अगर आपको दे दिया जाए 2,5, ठीक है, डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अभी हम थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स नहीं लेकर चल रहे, क्योंकि अभी आपका टॉपिक एल्केन आया था तो एल्केन के हिसाब से हमने किया, जब एल्कीन करेंगे तो एल्कीन के हिसाब से विल डू। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो किस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, तो अब आपको पता है कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट यानी हेक्सेन, बोलें तो 6 कार्बन की लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3, अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी लो साथ के साथ, 4 5 6। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे आपको एक ऐसा बेनिफिट मिलेगा कि नाउ वी कैन सी हियर, कि मतलब हम सीधा ये चीज़ देख लेंगे भाई क्या चीज़ लगानी है, कौन से ग्रुप लगाने हैं और कौन सी जगह पे लगाने हैं। अगर आपने लिखा होगा तो फिर गलती कम से कम होगी आपकी। तो देखिए सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल यहाँ पर लगाना है और एक मिथाइल आपको लगाना है 5th लोकेशन पे। उसके बाद आप जानते हैं कि आपको क्या करने हैं, इसकी वैलेंस मतलब इसके बॉन्ड्स को कंप्लीट करना है। ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर एक ही आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, 3 और एक यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 3। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो अब हमने देखने कि आइसोमेरिज्म एल्केन्स में कैसे बनते हैं। आइसोमर्स हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, हम जानते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स या पॉलीएटॉमिक आयंस होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम रहता है, बट उनकी अरेंजमेंट जो है एटम की स्पेस में वो अलग होती है। वो किस तरह से, जैसे मैं आपको एक तरह का एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हम जो है एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैं ब्यूटेन ले लेता हूँ। ठीक है, अब ब्यूटेन तो आप लोग जानते हैं, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन और वो भी स्ट्रेट चेन। सो CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक तो ब्यूटेन हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ मैं एक लेकर चलता हूँ आपका, जिसको हम आइसोब्यूटेन बोल देते हैं, इसको ब्यूटेन या एन ब्यूटेन हम बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम आइसोब्यूटेन बोल देते हैं, जो कि इसका एक तरह का कॉमन नेम भी हम बोल सकते हैं कि आइसोब्यूटेन हमने बोल दिया। या फिर अगर वैसे नाम अब आपने जानना है आयुपैक नेम, सो इट इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो मतलब 3 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन पे ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया हमें, ये देखिए अब ये जो 2 स्ट्रक्चर मिल गए, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो कितना है, देखिए 1 2 3 4, 4 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 और 3 10, सो C4H10। अब यहाँ पर आप देख लीजिए तो कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 और एक 10। तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल, बट इनके अरेंजमेंट देखें आप, एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो मॉलिक्यूल का, तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इनके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वाले का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 273 केल्विन होता है, और यहाँ का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 261 केल्विन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टी दोनों में अलग है। और पर्टिकुलरली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग से जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस घट जाते हैं। बट वो बात है कि इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम आइसोमर्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है। वैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे 5 कार्बन का एग्जांपल, तो 5 कार्बन के लिए आप जानते हैं हम पेंटेन बोलते हैं। तो पेंटेन में भी एक तो मैंने ले लिया एन पेंटेन। अब एन पेंटेन का मीनिंग ये होता है कि कार्बन चेन जो है वो पांचों कार्बन लेंगे बट स्ट्रेट में। तो एक ले लिया हमने ऐसे CH3, CH2, CH2 एंड 1 2 3 4 एंड CH3। तो ये क्या हो गया आपका एन पेंटेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ब्रांचिंग के साथ ले लूँ तो CH3, CH यहाँ पर CH3 हो गया, CH2, CH3। तो इसको आप आइसोपेंटेन बोल सकते हो, कॉमन नेम में आइसोपेंटेन हो जाएगा। या फिर आयुपैक नेम अगर आपने लिखना है तो अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये है तो आपका ब्यूटेन है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका एन पेंटेन। तो यहाँ पर भी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में जाएंगे तो इसका तो 309 केल्विन है और इसका जो है आपका 301 केल्विन है, ठीक है। ये क्या हम बोल रहे हैं, दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसे अगर आप देखें तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो आइसोमर्स के ये एक एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं। तो कौन से हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। सो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अब यहाँ पर क्या फ़र्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट है। अरेंजमेंट में भी क्या डिफरेंट है आपका, कि चेन वाइज, सिर्फ चेन में ही तो फ़र्क है कि चेन देखिए आपका ये स्ट्रेट है जिसमें ब्रांचिंग हो रही है। तो ऐसे जिनमें चेन में आपका फ़र्क रहता है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देंगे आपका चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स भी हम बोल सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स। द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो अब फटाफट से हल्का सा मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट कर लेना है, फिर हम इनके प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक तरह से कि कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे हम एल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स में क्या आ जाते हैं आपके, देखिए बहुत तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि किस एल्केन की मैं बेसिकली यहाँ बात करने वाला हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेंगे आपका, जैसे एल्केन्स में सबसे पहला आपने पढ़ा था मीथेन, जिसको आपने कहा था भाई CnH2n+2 तो जनरल फार्मूला है, अगर n को मैं 1 पुट कर दूँ तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिल जाएगा, मुझे मीथेन मिल जाएगा। तो मीथेन के जो है स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि एल्केन्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है। तो एल्केन में बेसिकली क्या होगा, क्योंकि एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कि नाम बता रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन्स हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यानी यहाँ पर एक एक तो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होगा, ठीक है। एक तो आपका हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होगा और दूसरा आपका जो है कार्बन और कार्बन का बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की जो आपकी लेंथ होती है दैट इज़ 154 पिकोमीटर, ठीक है। वो आप जानते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं तो हम एक तरह के सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं और ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। तो यानी एक हाइड्रोजन का अगर आप ऑर्बिटल ले लें और एक कार्बन का आप ऑर्बिटल लेंगे, कार्बन में कौन सा ऑर्बिटल आता है लास्ट, फिर उसके साथ इसकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन में आपका 154 आपका कार्बन कार्बन में रहेगा और कार्बन हाइड्रोजन में जो आपका बॉन्ड रहता है वो रहता है 112 पिकोमीटर, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इससे थोड़ा सा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्योंकि छोटा क्यों रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ कम है। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ ये है और कार्बन हाइड्रोजन की ये है। अब वहीं पे हम बात करते हैं तो एल्केन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमें ध्यान रखनी है, तो दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि पहले भी आपको बताया था मैंने हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं। सो दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि चारों के चारों
4 के 4 क्या बनेंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मीथेन की बात कर लेते हैं, तो मीथेन में देखिए आपके चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा। ठीक है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताती है कि एक्चुअल में वहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है और कितने वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंगल की बात कर लेते हैं कि एंगल बिटवीन क्या है। सो यहाँ पर आपका एंगल बिटवीन दो एडजेसेंट बॉन्ड में, एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड, एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज adjacent bond is 109 degree 28 minutes, that is a टेट्राहेड्रल एंगल। तो कैसा एंगल होता है आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे मीथेन का, कि मीथेन का जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपका 3 डायमेंशनल में होता है। ठीक है, अब जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और एक आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कैसे हम 3D और 2D स्ट्रक्चर आपको मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एक कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, बाकी टेट्राहेड्रल है, मतलब इनके जो दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो ऑफ कोर्स ये 3D में है, इट्स इन 3D। अब मैं एक 2D सरफेस पे बना रहा हूँ, तो 3D रिप्रेजेंटेशन मुश्किल होती है, तो ये हल्का सा ऐसे हम रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं कि कुछ जो है इसकी शेप ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसे। अब ये जो यहाँ पे ज्योमेट्री बन रही है, तो इट इज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, या फिर अगर आप समझना चाहते हैं इसको और अच्छे से, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो दो बॉन्ड हैं ये आपके इसी प्लेन के अंदर हैं जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर मैं ये वाले डैश बनाता हूँ ऐसे, तो इट मीन्स इट इज़ अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, मतलब ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, और वहीं पे जो ये जो डार्क वाला हम हिस्सा बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, देखिए ये आपकी तरफ बड़ा है और दूर जा रहा है तो छोटा हो रहा है। तो मतलब ये हाइड्रोजन जो है ये अंदर की तरफ है स्क्रीन के, और ये स्क्रीन के बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल शेप को आपको समझना है। ठीक है, और अगर 2D में हम कभी मीथेन बनाते हैं, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में तो हम जस्ट सिंपल वी कैन रिप्रेजेंट अ मीथेन ग्रुप लाइक दिस, बट एक्चुअल में इट्स अ 3D शेप, क्योंकि एंगल के हिसाब से आप देखेंगे तो ऐसे, बट जल्दी जल्दी में कई बार आपने देखा होगा हम कंपाउंड्स में बनाते हैं तो हम जल्दी जल्दी में इस तरह से हम बना देते हैं। ओके, सो इसके बाद अब हम करने वाले हैं आपका दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका चलेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सो नाउ कम्स द टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी अब हमें क्या करना है, एल्केन्स को प्रिपेयर करना है। तो जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आएगा, मतलब पहला जो है आपका कि पहला मेथड जो है कि जैसे हम इनको लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम बना सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। देखिए दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट्स हैं। सैचुरेटेड मतलब हम एल्केन्स को ही सैचुरेटेड हम बोल देते हैं, और एल्कीन और एल्काइन, यानी एल्केन में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे, और एल्कीन और एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो उनको अनसैचुरेटेड हम बोल दिया। तो मतलब उनसे हम कैसे बना सकते हैं आपका जो है एल्केन्स को, तो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो इट इज़ बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। और अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि इसको हम रिडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो रेनिज निकल या प्लेटिनम और पैलेडियम यूज़ करते हैं। अब आप कैटलिस्ट के बारे में भी आप जानते होंगे, कैटलिस्ट क्या करता है, आपकी रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द
केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन में वो कंज्यूम्ड नहीं होता है, और मतलब एक तरह से जस्ट वो रेट को ही फास्ट करता है। तो रेने निकल या प्लेटिनम और पैलेडियम हम यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए एक आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हम इथीन से बना रहे हैं इथीन, तो इथीन क्या हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें क्या डालना है, अभी हमने कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 हाइड्रोजन हमने डाल दिया। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या ले लिया यहाँ पे, एक तो लिया है आपका रेनेज निकल, ठीक है, साथ में प्लेटिनम और पैलेडियम भी आप लिख सकते हैं, मतलब यू कैन यूज़ एनी वन आउट ऑफ दिस। तो आपको देखिए दो हाइड्रोजन डाले ना, तो एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। अब आपको पता है कि कार्बन तो टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं इसको ऐसे हल्का सा आपको बनाकर दिखाऊं तो देखिए ये कितने हैं, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब टोटल बॉन्ड कितने होते हैं कार्बन के पास, देखिए ये 2 बॉन्ड, ये इस कार्बन के 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 4। तो इसके ये टेट्रावेलेंट होता है, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसमें मैंने अगर 2 हाइड्रोजन डाले, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, देखिए एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन अगर लगा दोगे आप, 1 2, और एक हाइड्रोजन इस पे भेजा था, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन इस पे भेजा, तो ऑफ कोर्स बीच वाले बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इस वाले को, क्योंकि वरना वो 5 बॉन्ड बन जाएंगे और 5 कार्बन बनाता नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो पाई बॉन्ड है ये बीच में यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे एक दूसरे पे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये देखिए ये तो आपका बन गया CH3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आपका इथेन बोल देते हैं, जो कि आपका एल्केन है। तो आप क्या लेकर चले, आप एल्कीन लेकर चले, और आपने क्या बना दिया, आपने एल्केन बना लिया। ठीक है, सो ये हम CH3 दैट इज इथेन। एक और एग्जांपल देखिए इसका है, प्रोपीन लेकर चलते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम प्रोपीन लेकर चलते हैं तो प्रोपीन से क्या बनेगा आपका, अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, और आप क्या लेकर चल सकते हैं, प्लेटिनम ले लीजिए या फिर पैलेडियम ले लीजिए। ठीक है, सारे के सारे कैटलिस्ट का ही काम करते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यू विल गेट द प्रोपेन CH3 CH2 CH3, क्या मिल गया आपको, प्रोपेन मिल गया। वैसे अगर एक हम वी कैन डू वन फ्रॉम प्रोपाइन, अगर प्रोपाइन हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में कहा था भी अनसेचुरेटेड से लेकर चलना है। तो अनसेचुरेटेड में सिर्फ एल्कीन ही नहीं आते, एल्काइन भी आते हैं। तो एक एग्जांपल अब हम एल्काइन का ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आ गया प्रोपाइन का एग्जांपल ले लिया हमने। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में H। अब इसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि अब मुझे 2 बार हटाना है ये, तो एक हटाने के लिए तो एक एक हाइड्रोजन ऐड होता था दोनों कार्बन पे, तभी ये बीच वाला जो पाई वाला बॉन्ड है वो हटेगा। अब 2 पाई बॉन्ड हटाने के लिए मुझे सिर्फ 2 हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो मुझे डबल करके लेने पड़ेंगे। और अगर मैं यहाँ पे अगेन रेनेज निकल प्लेटिनम और पैलेडियम ले लूँ, तो दोबारा से काम बन जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको दोबारा से प्रोपेन मिल जाएगा। अगेन विल गेट द प्रोपेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि बेसिकली कैटलिस्ट का काम क्या होता है, देखिए कैटलिस्ट का काम ये होता है, जैसे कि अभी अभी आपको बताया था, ठीक है, कि वैसे ये रिएक्शंस काफ़ी हाई टेम्परेचर्स पे होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं विदाउट कैटलिस्ट बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने कैटलिस्ट नहीं लिया, तो विदाउट कैटलिस्ट मुझे जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी दैट इज़ 523 टू 573 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, बट विद कैटलिस्ट अगर हम बात करते हैं तो विद कैटलिस्ट दे कैन बी परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर भी हम इसको रिएक्शन को परफॉर्म करके चल सकते हैं। सो दैट इज़ द बेनिफिट। ठीक है, सिर्फ रेट रिएक्शन ही नहीं ये बढ़ाते, ये रिएक्शन को फिजिबल भी करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स पे। ठीक है, सो
बट अगर ये तो आपका विद कैटलिस्ट आपने बताया, ठीक है, बट अगर विदाउट कैटलिस्ट इस टेम्परेचर पे आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इस टेम्परेचर पे बिना कैटलिस्ट के इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सेबेस्टियर एंड सेंडन्स रिएक्शन और रिडक्शन। क्या बोल देते हैं इस वाले को, सेबेस्टियर एंड सेंडन्स रिएक्शन और रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका है पहला प्रिपरेशन, ठीक है। इसी तरह से द सेकंड वन हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो विदाउट कैटलिस्ट मतलब यहाँ पर ये बाकी ये सिंपल कैटलिस्ट तो नहीं लेते हम, बट विदाउट तो बोलना सही नहीं होगा कि निकल तो हम लेते हैं बट रेने निकल नहीं लेते, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि विदाउट दीज कैटलिस्ट आई कैन ऐड ना, विदाउट दीज पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो यहाँ पर ऊपर लिए हमने, तो मतलब इन के बिना तो हम वहाँ पे निकल को ज़रूर लेते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली कहाँ यूज़ होता है कि जहाँ पर सिंपल निकल लेते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं जैसे वनस्पति घी को निकालने के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं ना वनस्पति घी, तो इसका एक एग्जांपल है आपका वनस्पति घी, कहाँ से, फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल ऑयल, फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो नाउ कम्स द सेकेंड वन कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा से एल्केन्स को ही बना रहे हैं, बट कहाँ से, एल्काइल हैलाइड से। सो इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कहाँ से, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए थोड़ा सा आपको पता हो कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जैसे अभी आपको बोला एल्केन, तो एल्केन आपको पता ही है, जैसे मीथेन ले लिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है मीथेन, दूसरा एग्जांपल है इथेन आपने ले लिया, जिसको आपने बोल दिया कि सी एच थ्री यानी C2H6 हो गया ना, तो CH3 दैट इज़ इथेन। अब क्या करना है, एल्काइल लेना है, एल्काइल और साथ में हेलाइड, हेलाइड बोले तो हेलोजन, हेलाइड मतलब हेलोजन, और एल्काइल ग्रुप तो आप जानते हैं, जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया, ये इथाइल बन गया। तो ये मिथाइल इथाइल, अब साथ में क्या जोड़ देंगे, हेलोजन जोड़ देंगे, जैसे कि Cl, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है आपके हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप्स मैं लगा दूं यहाँ पर तो क्या बन जाएंगे, तो ये हेलो ये एल्काइल हेलाइड्स बन जाएंगे, या फिर इनको हम हेलो एल्केन्स भी हम बोल देते हैं, हेलो एल्केन्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब इनसे हमने प्रिपेयर करके दिखाने हैं एल्केन्स को। तो इसमें हमारा पहला आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, इसको समझेंगे और इसका हमको किस तरह से यूज़ करना है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है आपका एल्काइल हैलाइड से, जो ये लेकर चले, ठीक है। किस तरह से होता है, अब देखिए एल्काइल ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो आर सिंपली, अगर जनरल फार्मूला अगर आपको मैं बताऊं ना कि जनरल फार्मूला क्या होगा फॉर द टू रिप्रेजेंट द एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप के लिए देखिए आर ग्रुप, ऐसे आर करके ऐसे डैश लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कि ये जो है कोई भी जनरल फार्मूला बन गया इस चीज़ के लिए। ये देखिए ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी यहाँ तक एक एल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे आर बना दिया। और हेलोजन्स के लिए अगर मुझे जनरल फार्मूला लेना हो कि जनरली हेलोजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक एल्काइल हैलाइड को, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, तो एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वैसे ही हेलोजन कुछ भी हो सकता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम मेटल डालते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम क्या करता है, ये जाकर
इन दोनों के बीच में बैठ जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में जगह ऑक्युपाई कर लेता है। तो ये बन जाता है RMgX बन जाता है। ठीक है, अब आपको ये आपने ध्यान रखना है कि इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल देते हैं। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या करेंगे, हम फर्दर इसमें हम वाटर डाल, मतलब इट इज़ बाय द एडिशन ऑफ वाटर हम जो है इस रिएक्शन को करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बनाया, बट ये रिएक्शन कहाँ से चल रही है, अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट हुई। कि अल्काइल हैलाइड में पहले तो आपने मैग्नीशियम डाला ड्राई ईथर के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। फिर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे, तो आपको फर्दर जो है क्या मिल जाएगा, आपको एल्केन मिल जाएगा। तो अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मैं इथाइल ब्रोमाइड लेकर चलता हूँ। पहले आई एम टेकिंग इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड बोलें तो जैसे CH3CH2Br, ये तो हो गया इथाइल ब्रोमाइड। अब आपको पता है आपको क्या करना है, पहले तो मैग्नीशियम लेना है, उसके बाद इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने जो है रिएक्शन कर दिया। मैग्नीशियम कहाँ चला जाएगा, इसके बीच में जाकर बैठ जाएगा, यहाँ दोनों के बीच में। ठीक है, तो CH3CH2, यहाँ पर आ गया Mg और ये आ गया Br। ठीक है, MgBr। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि होता क्या है कि मैग्नीशियम जो होता है एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो वैसे मेटल क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, आपने ध्यान रखना है, CH3CH2, ठीक है, साथ में MgBr। ठीक है, तो मैग्नीशियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और आपका ये जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब साथ में आप वाटर डाल रहे हैं, वाटर का मतलब होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि ये देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो किसके पास जाएगा, ये नेगेटिव, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ फर्दर, और आपको देखिए CH3CH2 के साथ H मिल जाएगा, यानी CH3CH3 बन गया। यानी आपको क्या मिल गया, आप लेकर चले अल्काइल हैलाइड, बट लास्ट में आपको एल्केन ही मिल गया। यानी इस केस में आपको इथेन मिल चुका है, और साथ में MgBr और OH निकल जाएगा, प्लस MgBr एंड OH यहाँ पर निकल गया।